हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है यानी कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, उसको हम किस तरह से पढ़ें। क्योंकि 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे मैसेज करके भी पूछ रहे हैं, उनको बेसिकली जो दिक्कत है वो इसी चैप्टर में आ रही है। क्योंकि जितने भी चैप्टर हमें पढ़ने हैं, टोटल 6 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जो कि है अपना लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आर इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 6 चैप्टर हमें क्लास 10th में पढ़ना है। इन 6 चैप्टर में जो सबसे लेंदी चैप्टर है वो अपना लाइफ प्रोसेसेस ही है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें 4 अलग अलग जो सब यूनिट्स हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन चारों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। देखिए, दिक्कत हो रही है इस चैप्टर को याद करने में क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस चैप्टर को आप किस तरह से पढ़ें। क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि इतना चैप्टर याद कैसे होगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर जितना लेंदी है उतना ही ईजी भी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स भरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ याद करना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ लेंगे तो हम इजीली इस चैप्टर को याद भी कर लेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में तो आने ही आने चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। पहले हम बात करते हैं डाइजेशन यूनिट की। देखिए, डाइजेशन यूनिट में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सारे एंजाइम्स हैं। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो हमें याद होने चाहिए। हर डाइजेस्टिव एंजाइम का हमें फंक्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेसिकली हर डाइजेस्टिव एंजाइम कोई ना कोई एक प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो। तो हमें अलग अलग एंजाइम्स के नाम पता होने चाहिए, और वो एंजाइम्स कहाँ से सेक्रीट हो रहे हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए, जहाँ तक सैलिवरी ग्लैंड है तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सैलिवरी ग्लैंड में अगर हम बोलें क्या सेक्रीट करता है तो ये सलाइवा सेक्रीट करता है। और पूछा जाता है आपसे सलाइवा से, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाइवा में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है और कौन सा प्रोटेक्टिव एंजाइम पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है सलाइवरी अल्फा अमाइलेज और प्रोटेक्टिव एंजाइम का नाम है लाइजोजाइम। ठीक है, तो ये सलाइवा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह एक टर्म पेरिस्टालिसिस है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डाइजेशन इन स्टमक, जो पूरा गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन है, गैस्ट्रिक जूस का जो डाइजेशन है वो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अपना पैनक्रियाटिक जूस है ये हमें पता होना चाहिए। बाइल जूस से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन, एक्सप्लेन वाई। कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा क्यों? तो ये हमें पता होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा डाइजेशन से आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। जितने एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा एक जो सबसे सही और इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट है वो है एमीबा का प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन एमीबा। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के क्या स्टेप हैं। बस ज़्यादा और देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन मिनिमम इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें 3 एरोज दे रखी हैं, और उन 3 एरोज में कंडीशन दे रखी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ग्लूकोज से, एनएरोबिक में कौन कौन से बनेंगे। अब एनएरोबिक में जैसे 2 अलग अलग कंडीशन दिया है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में। देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। लेकिन एक होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा।
ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिकली मसल्स में जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो रेस्पिरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपना टॉपिक, वो अपना ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। फेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी हमें पता होना चाहिए। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन से देखिए यही इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन आपसे यही पूछेगा कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन है वो उतना ज़्यादा फास्टर रेट पे नहीं होता है और एनिमल्स में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स में आया भी है प्रीवियस ईयर्स में, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे भी आ सकता है। वो है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। या इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन हायर क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन से बेसिकली आप इतना ध्यान रखें तो हमारे लिए बहुत है। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अपना डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। इसके अलावा जैसे मैंने हार्ट बताया, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो एनिमल्स हैं जिनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट हैं, कौन कौन जिनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट हैं, कौन कौन जिनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो ब्लड आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिनका वीडियो आपको दे दिया गया है। आगे हम और भी पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसमें जैसे कि ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, उसी तरह फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये दोनों जो पूरा इसका प्रोसेस है कि जाइलम में वाटर का कंडक्शन कैसे होता है, फ्लोएम में फूड का कंडक्शन कैसे होता है। इसके अलावा जाइलम के जो 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 सेल्स हैं जाइलम के, वो हमें पता होना चाहिए, जिसे हम जाइलरी एलिमेंट्स कहते हैं। 4 तरह के होते हैं। उसी तरह फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, उन चारों के नाम हमें पता होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली यही आता है। बात करते हैं अपने लास्ट यूनिट की, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स हमें पता होना चाहिए, जिसमें 1 पेयर ऑफ किडनी होता है, फिर उससे निकलने वाला यूरेटर होता है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसकी ओपनिंग को हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये हमें यूरिनरी, ये जो अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, वो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा प्लांट्स में एक्सक्रीशन आपसे नहीं पूछेगा, या अगर पूछेगा तो वो एकदम 1 या 2 नंबर में पूछता है कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, जो कि छोटे छोटे 3-4 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बस हमें उतना पता होना चाहिए। लेकिन ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। नेफ्रॉन के पार्ट्स पता होने चाहिए। नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं आएगा, या कभी आएगा तो वो बहुत मतलब रेयर ही आता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का डायग्राम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो डायग्राम देके उसको लेबलिंग करने को बोलेगा, या क्वेश्चन में लेबलिंग किया होगा और लेबलिंग में जैसे उन्होंने लेबलिंग करके बता दिया ए, फिर दूसरा लेबलिंग बता दिया बी, फिर तीसरा सी, चौथा लेबलिंग डी। आपको क्वेश्चन होगा कि इन चारों लेबलिंग को आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये नहीं बताना है कि ये चारों लेबलिंग किस ऑर्गन के हैं। आपको पूछेगा ये जो चारों लेबलिंग किए गए हैं वो जिस भी ऑर्गन के हैं उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डायग्राम के साथ। तो देखिए ये एक पूरा ओवरव्यू है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर कैसे याद होगा। चूँकि ये एक लेंदी है तो स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तरह का अगर आपको दिक्कत हो रही है किसी भी टॉपिक को समझने में, टॉपिक को याद करने में, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट्स आते भी हैं। कोई भी तरह का कोई डाउट होता है तो जिसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करता भी हूँ। तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। अगर आपको याद करने में भी कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी बताइए, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको बायोलॉजी याद करने में भी आसानी होगी। वैसे फोकस तो आप ज़्यादा करिए कि बायो आपको समझ में ही आ जाए, क्योंकि समझी हुई चीज़ लॉन्ग रन पे ज़्यादा काम करती हैं, वो काफ़ी दिन तक हमें रिटेन रहता है। वैसे अगर आप याद भी करना चाहते हैं तो उसके बहुत अलग अलग ट्रिक्स हैं। देखिए ट्रिक्स में उतना ज़्यादा जो है नहीं कहता याद करने को, क्योंकि ट्रिक्स होता क्या है, अगर हम कोई चीज़ ट्रिक से याद करते हैं तो हमें ट्रिक याद रह जाती है और बाकी मेन चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ट्रिक्स में उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं ट्रिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।